Good afternoon, 10th class. Am I audible and visible? Good afternoon, 10th class. Good afternoon, ma'am. ओके, चलो स्टार्ट करें। लास्ट हमने क्या देखा है? बाइनरी फिजन देख लिया है, मल्टीपल फिजन देख लिया है, बडिंग देख लिया है। थोड़ा सा रिवाइज कराते हुए चलते हैं। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है। रिप्रोडक्शन के two modes of reproduction is there: asexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, single parent is capable of reproducing. एक पेरेंट केपेबल होता है रिप्रोड्यूस करने के, क्या? अपने जैसे ऑफस्प्रिंग। उन ऑफस्प्रिंग को हमने एक नई टर्म और दी थी, प्रोजीनीज। ठीक है, ये लर्न करने के लिए, क्योंकि हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इस टर्म को भी याद करेंगे। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम मोड्स पढ़ रहे हैं, डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको बताया क्या क्या होते हैं। पहला फिजन, फिर बडिंग, फिर फ्रेगमेंटेशन, फिर रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मोस्टली आज की क्लास में अपने सारे हो जाएंगे। हमने स्टार्ट किया था फिजन से, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर ले। सो फिजन दो तरह के होते हैं। फिजन का मतलब होता है स्प्लिटिंग। जब एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फिजन। इट इज़ अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूजुअली यूनिसेलुलर में होता है या बहुत ही लो लेवल के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है। ठीक है। पहला होता है इसके अंदर बाइनरी फिजन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? एक सेल, जैसे कि हमने अमीबा को कंसिडर किया था। वो आ ही नहीं रहा है। मेरी क्लास चालू हो गई। कहाँ बैठा हुआ? नीचे कहाँ पे? झूले के पास। तू भी उधर चला जा। तू भी उधर चला जा, फिर ले आना। हाँ मैं गया तो कह रहा वो नहीं आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा। ठीक है। ओके, सो बाइनरी फिजन। It divides in two. ओके, बाइनरी फिजन जैसे कि हमने अमीबा के अंदर बताया था आपको। इसके अंदर क्या होगा? अमीबा का पहले जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पहले दो पार्ट में स्प्लिट होता है और फिर ये जो अमीबा का ऊपर की सरफेस क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में क्या डेवलप होने लग जाएगा? इसके अंदर क्लीवेज डेवलप होने लग जाता है। ठीक है। और इट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट। ये बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन किस में होता है? फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? जब जैसे कि टेम्परेचर उसको अगर हाई चाहिए तो क्या एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हाई है क्या, अगर लो चाहिए तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर क्या लो है क्या। ठीक है। तो फेवरेबल कंडीशंस के बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर एटमॉस्फेयर कंडीशन अगर उसके फेवर में होती है तो ही वो डिवाइड होता है। मल्टीपल फिजन उनमें होता है जब एक सेल के मल्टीपल डिवीजन हो जाते हैं। एक सेल के मल्टीपल डिवीजन। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल लिया था पैरामीशियम का। ठीक है, पैरामीशियम का लिया था, आई थिंक याद ही नहीं। पैरामीशियम का लिया था। ठीक है। पैरामीशियम में हमने क्या बताया था? नहीं, प्लाज्मोडियम। हाँ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम लिया था। प्लाज्मोडियम। अरे भाई बच्चों, याद बताओ क्या लिया था? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होगा? अगर मल्टीपल फिजन हो रहा है तो इसके अंदर ये जो न्यूक्लियाई होगा, ये न्यूक्लियर डिवाइड भी होता जाएगा और अंदर ही अंदर छोटे छोटे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। ठीक है। ये क्या है? मल्टीपल प्लाज्मोडियम सेल्स। और ये कंटिन्यूसली डिवीजन चलता रहा। इसके अंदर आपने देखा न्यूक्लियर डिवाइड होके पहले पूरा न्यूक्लियर डिवाइड होता है, फिर साइटोप्लाज्म। इधर ये सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। और ये किसके अंदर होती है? विद इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म एक थिक लेयर को डेवलप कर लेता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? अनफेवरेबल कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है। अनफेवरेबल कंडीशन, ड्रॉट, सूखा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, विंड इज़ ब्लोइंग वेरी हाई, हैवी विंड इज़ ब्लोइंग, तो ये सारी अनफेवरेबल कंडीशन है। तो जब ये अनफेवरेबल कंडीशन फेवरेबल में कन्वर्ट होगी, मतलब तो जो इफ़ द विंड इज़ ब्लोइंग वेरी हाई, व्हेन इट विल स्टॉप, then the condition will be favorable and it will be mature, तो this cyst will burst। और जब ये burst हो जाएगी तो इसमें से बहुत सारे साइटोप्लाज्म निकलेंगे and they all are mature and they will again they have developed into a full flourished plasmodium। ठीक है। तो आपको नोट्स में सब कुछ मिलेगा, बट स्टिल आप लोग अपना भी रीड करते जाओ। मैं थोड़ा सा ज़्यादा पहले ही बता ही रही हूँ आप लोगों को। उसके बाद हमने देखा बडिंग।
व्हाट इज बडिंग? बडिंग इज एन आउटग्रोथ। बडिंग एक आउटग्रोथ होती है। ये कहाँ पे होती है? जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रा का, तो मैं वापस से पूरा नहीं बनाऊंगी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ बस इसके अंदर कि ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में ही होती है। ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट का मतलब क्या है? पर्टिकुलर पार्ट का मतलब ये है कि हमने क्या बोला, वो वाला पार्ट जहाँ पे मल्टीपल सेल डिवीजन होगा। ठीक है, मल्टीपल सेल डिवीजन होगा, तो मल्टीपल सेल डिवीजन विल रिजल्ट इनटू स्वोलन पार्ट, और स्वोलन पार्ट को हम बोलते हैं बड। ठीक है, आपको पहले ये बर्ड्स ये सीधा दिख रहा था, अब ये ऐसे स्वोलन अप हो गया है, तो ये इस स्वोलन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? बर्ड। ये कैसे हुआ? मल्टीपल सेल डिवीजन एक ही पॉइंट पे होते जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने इनको टेंटेकल्स बोला था, टेंटेकल्स में सेल डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो जो अगर हाइड्रा का बर्ड निकलेगा तो वो इस यूजुअली लो हाइट से निकलता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को मैच्योर होने के बाद डिटैच करता है, तो डिटैच करेगा तो वो ग्राउंड के पास होना चाहिए। ठीक है, तो यूजुअली लो हाइट जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड से थोड़ी लो हाइट पे ही यूजुअली बर्डिंग विल टेक प्लेस। आती है ये बात समझ में? लेट्स से दिस इज द ग्राउंड, तो यूजुअली बर्डिंग इधर होगी, इधर होगी, बट इतनी ऊपर नहीं होगी। ठीक है, इतनी ऊपर नहीं होगी। चलिए, ये बात क्लियर है सब लोगों को? बर्डिंग किसके अंदर हो रही है? हाइड्रा के अंदर हो रही है, और सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हो रही है। आज हम बात करेंगे आगे, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन बेसिकली कहाँ होता है, और फ्रेगमेंट का मतलब क्या है? पीस, पीसेस, फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट का डिक्शनरी मीनिंग होता है पीसेस। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। अगेन ये भी कहाँ होगा? सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें क्यों होता है अभी मैं आपको बताऊंगी। इसमें होता क्या है? इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन एल्गी। एग्जाम्पल से समझाती हूँ, फिर मैं लिखवा दूंगी। ग्रीन एल्गी जिसका नाम है प्लेनारिया। प्लेनारिया क्या है? इट इज अ ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये ग्रीन एल्गी में भी हो सकता है प्लेनारिया। इसमें होगा क्या? ये अगर ग्रीन एल्गी अगर आप देखोगे, प्लेनारिया आपकी बुक में भी दे रखा होगा, नेट पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो, ऐसे ग्रीन कलर का ऐसे प्लेनारिया होता है। ये जब मैच्योर हो जाएगा अपने आप, एट सर्टेन एज इट विल डिवाइड इनटू पीसेस। ये इसके टुकड़े हो जाएंगे, इसके टुकड़े हो गए, एंड एवरी पीस विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक पीस न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ठीक है, इट इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लेनारिया ऐसे भी जैसे कि हाइड्रा भी फ्रेगमेंटेशन से होता है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, मैंने दो चीज़ें मिक्स कर दी, मैं थोड़ा और आराम से समझाती हूँ। फ्रेगमेंटेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज नहीं बनाते हैं, और टिश्यूज मिलके ऑर्गन नहीं बनाते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? हमें पता है हम ह्यूमन बींग्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बट वी आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। हमें कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं, जो मिलके डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज बनाते हैं। जैसे कि मसल टिश्यू होता है, आपके ब्लड टिश्यू अलग होता है, आपने बहुत तरह के टिश्यूज आपने पढ़े हैं, बोन टिश्यू अलग होता है। ठीक है, एंड एवरी टिश्यू इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर विच कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ वन अनदर। मसल टिश्यू बोन टिश्यू का काम नहीं कर सकता है, और बोन टिश्यू ब्लड टिश्यू का काम नहीं कर सकता। फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन में दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक पॉइंट लिख रहे हो, पॉइंट क्या है? दे डू नॉट हैव स्पेशल सेल्स। स्पेशल सेल्स जिनको हम रीजनरेशन में
स्टेम सेल्स बोलेंगे, ठीक है। इनमें स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं एंड एवरी सेल कंटेन एवरी इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या हुआ, सुनना पहले, समझो आराम से। ये प्लेनारिया था, इसने एक पर्टिकुलर टाइम पे आके अपना पीस कर लिया, टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने से होगा क्या, कुछ सेल इधर रह गए, कुछ सेल इधर हो गए, कुछ सेल इधर रह गए, तो सब में सारे सेल एक जैसे हैं एंड एवरी सेल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन। कैसे, प्लेनारिया क्योंकि एक ग्रीन एल्गी है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, तो इस सेल में भी ये इंफॉर्मेशन है कि फोटोसिंथेसाइज करना है, इस सेल में फोटोसिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, इसमें भी है। तो हर एक सेल में हर एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जिससे कि वो पूरे फुली फ्लेज डेवलप हो सके एज एन इंडिविजुअल। अगर हर एक सेल में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हर एक प्लेनारिया क्या होगा, इंडिविजुअल के अंदर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि सब सेल के अंदर सारी तरह की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये सेल क्या करते हैं, हर एक पीस को फुली डेवलप कर पाते हैं। देयर इज नो स्पेशल सेल। स्पेशल सेल का मतलब रीजनरेशन में ज़्यादा समझ में आएगा। सिंपल सेल्स होते हैं, एक से ज़्यादा सेल हैं, बट एवरी सेल इज सिमिलर एंड एवरी सेल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू ग्रो देम, ठीक है। प्लेनारिया को पूरे एक पीस को बड़ा प्लेनारिया में डेवलप करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सेल के पास होनी चाहिए वो हर एक सेल के पास होती है। तो हर एक सेल क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई करेगा तो प्लेनारिया का साइज बढ़ेगा और प्लेनारिया एक इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। लिखवाने का काम करूंगी, अभी सिर्फ समझने का काम करो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो जितना मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन में प्लेनारिया डिवाइड हुआ, अपने आप उसके पीस हो जाते हैं, अपने आप एक पर्टिकुलर टाइम पे इट विल डिवाइड एंड every part will develop into new planaria. Why? Because the part contains cells and that cell contain all the information to develop into new individual. अगर नहीं होती तो डेफिनेटली, जैसे कि इमेजिन करो अगर आपका कोई हाथ काट देता है तो हाथ काटने के बाद क्या ये हाथ एक पूरा ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है? नो, क्योंकि इसके अंदर कौन से टिश्यूज नहीं है। आपके हर एक ऑर्गन में डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, आपके सारे ऑर्गन्स इतने पार्ट में नहीं आए हैं। आर यू गेटिंग माई पार्ट और नॉट? मेरी बात समझ पा रहे हो? हमारी एक फिंगर कट जाती है, क्या वो फिंगर एक पूरे ह्यूमन बीइंग में डेवलप हो जाएगी? नहीं, इनफैक्ट वो उतनी सी फिंगर भी रीग्रो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इस फिंगर के अंदर बहुत तरह के सेल्स हैं। कौन कौन से सेल हैं? मसल सेल्स हैं, बोन सेल हैं, ब्लड सेल है। ये तो मैंने सिर्फ 3 बता दी है। तो ये तीनों सेल मिलके भी इसको पूरा नहीं बना पाते हैं और ये इतना सा फिंगर तो डेफिनेटली डेवलप होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो इसमें हार्ट है ना स्टमक है, ये रीग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक सेल दूसरे सेल से अलग है, तो हर एक के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। तो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब समझो, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके, मतलब डे टू डे लाइफ का। लेट्स से इन आवर क्लास, सिंपल क्लास क्यों, आई एम टेकिंग 9th 10th and 12th, एम आई मेकिंग सिट टू 9th का बच्चा विद 10th का बच्चा और 10th का बच्चा विद 12th का बच्चा? नो, आई हैव डिफरेंशिएटेड कि भैया 2 बजे की क्लास 10th के लिए है, 3:15 की क्लास 12th के लिए है और 5 बजे की क्लास 9th के लिए। तो दिस इज डिफरेंशिएशन, बिकॉज इन तीनों को मुझे कुछ अलग पढ़ाना है और तीनों एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो क्या मैं इन तीनों को इकट्ठा बिठा के पढ़ा सकती हूँ? नो, आई विल नॉट डू जस्टिस टू एनीवन। तो इसी तरीके से एक फिंगर के कटने पे वो रीग्रो इसलिए नहीं करती है क्योंकि हर एक सेल के पास एक अलग इंफॉर्मेशन होती है और वो सब मिलके कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को रिक्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग्स में
फ्रेगमेंटेशन होने पे या थोड़ा सा भी, एक बिल्ली भी ले लो, बिल्ली का भी एक फिंगर काट दोगे तो वो भी रीग्रो नहीं करता है। तो बिल्कुल सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे फ्रेगमेंटेशन होता है तो वो रीग्रो कर जाता है, बिकॉज उनमें सेल का डिफ्रेंसिएशन नहीं हुआ है। मतलब आपने 10 सेल में से 2 को बोला तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये तू ये काम कर, आपने ऐसे ग्रुप्स नहीं बनाए। एवरी सेल इज डूइंग ऑल द जॉब, तो हर एक सेल के पास पूरी इंफॉर्मेशन है, तो आप कहीं से भी उसको काट दोगे या खुद का वो डिवीजन कर देगा, तो हर एक सेल के पास सारी इंफॉर्मेशन होने के कारण हर एक पार्ट विल डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल। क्या जो मैंने बोला वो समझ में आया? जल्दी से मुझे चैट विंडो पे रिप्लाई करो। लिखना क्या है दैट आई लेट यू नो, बट समझ में आया वो तो मुझे जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी फटाफट कि मैं पढ़ा क्या रही हूँ। ये सिंपल सेल मतलब स्पेशल सेल का मतलब नहीं, तो जो मैंने बोला कि एवरी सेल कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन, इसका मतलब समझ में आ रहा है हमारा पार्ट क्यों नहीं ग्रो कर रहा है? क्योंकि हमारे अंदर बहुत तरह के सेल हैं और हर एक सेल की एक अलग ही इंफॉर्मेशन होती है। गुड, वेरी गुड। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है? तो अगर आपको समझ में आ गया है तो देखते हैं। लिखेंगे फ्रेगमेंटेशन को अगर आप लिखते हो तो फ्रेगमेंट का मतलब तो होता है टू ब्रेक, ये तो पहले ही बता दिया, पीस। ये कौन था, आ गया या गया? भगवान जाने कौन। ओके, कुछ अलग ही था ना। ओके, पेरेंट ब्रेक, फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? पेरेंट ब्रेक इनटू मल्टीपल पीस ऑन मेच्योरिटी। मैंने आपको बोला था ना एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे वो क्या करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू पीसेस, ईच ऑफ विच गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। और वो सेल वाली बात तो तुमने ऊपर लिख ही ली है। ये किस में हो रहा है? सिंपल सेल में हो रहा है, ठीक है। प्लेनारिया को हम रीजनरेशन से भी समझेंगे, नहीं तो इसका दूसरा एग्जाम्पल स्पायरोगायरा भी लिख लो। ये एल्गी होता है स्पायरोगायरा, ठीक है, ग्रीन एल्गी कहलाता है ये, ठीक है। एक्चुअली ये प्लेनारिया का स्ट्रक्चर नहीं बनाया था मैंने, ऊपर स्पायरोगायरा का बनाया था, है ना, नाम मिक्स हो गया है। तो प्लीज ऊपर जो बनाया था दैट इज नॉट प्लेनारिया, ठीक है, दैट वाज स्पायरोगायरा, नो स्पेशलाइज सेल, वो तो आपने लिख ही लिया है, नो स्पेशलाइज सेल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रीजनरेशन। समझो, बहुत मैं तुमसे एक शेयर भी करूंगी डिफरेंसेस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, बट अभी समझना। रीजनरेशन में क्या होता है? हमारा कोई बॉडी पार्ट रीजनरेट कर रहा है। हमारे बाल काटो रीजनरेट कर जाते हैं, हमारे नेल्स काटो रीजनरेट कर जाते हैं, बस इतना ही रीजनरेशन हो रहा है। रीजन बीइंग वी आर कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लिजर्ड के अंदर टेल डेवलप होती है, ठीक है, लिजर्ड की टेल डेवलप होती है क्योंकि वो भी क्या है, एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा, रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन सबसे पहले तो ये देखिए, इट इज एन एक्सीडेंटल केस। एक्सीडेंटल केस का मतलब क्या है? कभी भी लाइफ में किसी टाइम पे अगर कोई सिंपल मल्टीसेलुलर सेल का एक्सीडेंट हो गया, मतलब कि स्पायरोगायरा का ही ले लो। ऑल्दो स्पायरोगायरा तो हमने आपको क्या बताया था कि वो एक मैच्योर होके वो खुद ही पीसेस में हो जाता है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर कभी भी लाइफ में अगर उनका एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि मैं अब एक्चुअल प्लेनारिया बनाती हूँ। प्लेनारिया कुछ इस तरह का सा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया तो नहीं बन पा रहा है, आप बुक में देखना, कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का प्लेनारिया होता है, ये प्लेनारिया है।
आई होप मैं नाम सही बोल रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है। प्लेनारिया, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में भी होता है प्लेनारिया, रीजनरेशन में। एक्सीडेंटल केस का मतलब समझो, अगर किसी ने इसको काट दिया, आपने काटा, आपने इसका एक्सीडेंट करवाया, क्या वो चाहता था इस तरीके से रिप्रोड्यूस होना? नहीं। तो पहली बात तो ये समझो, रीजनरेशन इज नॉट वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का जिंदगी भर एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो वो क्या रिप्रोड्यूस नहीं करेगा यूजिंग द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन? यस। अगर खाली रीजनरेशन से ही रिप्रोड्यूस कर सकता है तो डेफिनेटली अगर उसका पूरे जिंदगी भर उसके लाइफ लॉन्ग एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो वो रीजनरेशन के थ्रू तो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। बिकॉज रीजनरेशन को हम क्या बोल रहे हैं? इट इज़ एन एक्सीडेंटल केस। अगर किसी सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंट हो जाता है, वो इसको काट देता है, कि वो किसी कारणवश कट जाता है, तो वो रीजनरेट कर लेता है अपने आप को। दैट इज रीजनरेशन, बट इट इज नॉट कंसिडर एज वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इससे रीजनरेट होता है पार्ट, और छोटे लेवल पे वो पार्ट पूरा डेवलप हो जाता है। जैसे कि मैंने काट दिया है प्लेनारिया, तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, और ये एक पार्ट है। ये 3 पीसेस हो गए। अगेन हर एक सेल के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होने के कारण ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल प्लेनारिया में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। ये डेवलप हो गए, बट क्यों हो पाए? क्योंकि ये सिंपल मल्टीसेलुलर सेल थे। सिंपल मल्टीसेलुलर सेल, सिंपल मल्टीसेलुलर सेल का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी बॉडी पूरी रीडेवलप हो जाती है, रीजनरेट कर जाती है। अगर आपसे फिर से बोल रही हूँ, इफ समबडी आस्क यू इज इट द मोड ऑफ रीजनरेशन वन ऑफ द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर इज नो। क्या ये जिंदगी भर अगर एक्सीडेंट होगा ही नहीं तो क्या रीजनरेशन के थ्रू हो सकता है? नहीं, क्योंकि रीजनरेशन के लिए पहले एक्सीडेंट होना जरूरी है। तो क्या कोई ऑर्गेनिज्म इस पर डिपेंडेंट रहेगा? नहीं। मतलब इसका मतलब जिनका फ्रेगमेंटेशन या बडिंग हो रही है उनका भी रीजनरेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रा था, हाइड्रा किस तरह बडिंग के थ्रू हो रहा था ना। अगर हाइड्रा का कोई पार्ट, हाइड्रा में कुछ इस तरीके से कट लगे नीचे वाले पार्ट में, कई बार हाइड्रा रीग्रो कर जाता है, ठीक है। बट हर एक ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, इस चीज को समझो। अब आपसे कोई पूछता है क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन होता है? आंसर इज यस, अप टू सर्टेन एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट। जैसे कि हमने लिजर्ड का बताया, लिजर्ड के अंदर उसकी टेल डेवलप हो जाती है, ह्यूमन बींग्स में उनके हेयर और नेल्स डेवलप हो जाते हैं। तो हेयर और नेल को डेवलप करना इज बेसिकली रीजनरेशन, ठीक है। रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से अलग एक और कारण भी है। पहला, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल, जिनको हम, ये एक्स्ट्रा मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये शायद तुम्हारी टीचर बताएगी या नहीं बताएगी, आई डोंट नो। ध्यान से सुनिए। स्पेशलाइज ये स्टेम सेल हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? जब एक बच्चा मदर वोम से जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो बच्चा अपनी मदर से कनेक्टेड होता है थ्रू अ कॉर्ड, ठीक है। ये तो हमने, ये तो लेट्स से ये बेबी हो गया और ये मदर का टमी हो गया, तो ये कनेक्टेड होते हैं, इसको आपको काटना होता है। ये होती है एमनिकल कॉर्ड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एमनिकल कॉर्ड। ये जो एमनिकल कॉर्ड होती है ना, इसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, इनके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिनको कि हम प्रिजर्व कराते हैं, जिनको हम प्रिजर्व कराते हैं। इनका क्या काम होता है? ये सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो पहले तो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और फिर अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं
अकॉर्डिंग टू द पार्ट जहाँ पे इनको डाला है। ऊपर से जा रहा है, आराम से समझो। लेट्स से किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर के कारण उसका एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ब्रेन निकाल दिया गया, तो उधर क्या होल क्रिएट हो गया, एक वॉइड क्रिएट हो गया। वॉइड मतलब होल। तो उसमें वापस से सेल्स को रीग्रो कराने के लिए हम क्या छोड़ देते हैं, ये जो प्रिजर्व किए थे हमने स्टेम सेल्स, ये छोड़ देते हैं। स्टेम सेल्स की खासियत क्या होती है, पहले तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, और फिर अकॉर्डिंग टू कि ये कहाँ छोड़े गए हैं, ये उस तरह के सेल डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि नर्व सेल्स हो गया, ब्रेन में क्या होते हैं, नर्व सेल्स होंगे, ठीक है। ये स्टेम सेल्स ऐसी कुछ क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं जिसमें आप इनको यूज करके आप किसी को क्योर कर सकते हो। अब किसी को मतलब क्या, ये स्टेम सेल किसके लिए इफेक्टिव है, ये स्टेम सेल उस बच्चे को अगर कोई फ्यूचर में बीमारी होती है उसके लिए इफेक्टिव है, उसके पेरेंट्स के लिए इफेक्टिव है, और उससे ब्लड रिलेशन रखने वाले उसके भाई और बहन से रिलेटेड है। अगर आप ये स्टेम सेल अपने चाचा मामा नाना दादा किसी को देना चाहोगे, नो, इट विल नॉट वर्क। सो these stem cells will only work for your parents and for you and for your blood relation, that is your brother and sister, ठीक है। तो जो ये दिस इज कॉल्ड स्पेशलाइज सेल। स्पेशलाइज क्यों है, क्योंकि इनकी खासियत क्या है, दे आर स्पेशल, कि अगर लेट से मेरा ये पार्ट कट गया समहाउ, इस पार्ट में कुछ ट्यूमर व्यूमर, कुछ कैंसर का पार्ट, तुम्हें पता है कैंसर से क्या होता है, अगर किसी पार्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो निकाल दिया जाता है। तो डिपेंडिंग, जैसे कि लीवर तो आपको पता है रीग्रो कर जाता है, बट अगर कुछ पार्ट ऐसा जो निकाल दिया है और उधर वॉइड क्रिएट हो गया है, तो हम उधर स्टेम सेल्स डाल देते हैं। आपके कोई ऑर्गन का पार्ट कट गया है, अंदर आपका स्टमक है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका कोई पार्ट कट गया है, तो उस ऑर्गन को फुल्ली वापस रीग्रो करने के लिए हम ये स्टेम सेल्स छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओ, आपका पार्ट कटा, मतलब एक्सीडेंट हुआ ना, कोई बीमारी लगी, आप डायबिटिक थे, बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ हो गई, उसके कारण आप कई बार कोई इन्फेक्शन फैल जाता है, वो फुल ठीक ही नहीं हो पाता, तो वो इन्फेक्शन आपके लिए पॉइजनस हो जाता है एंड यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट, क्योंकि वो अपने पॉइजन को पूरी बॉडी में फैलाएगा। ऐसा सुना है ना, इस पार्ट पे पॉइजन हो गया है, ये पार्ट ये ठीक नहीं हो सकता है, तो वो हटाना पड़ेगा। तो हटाया, एक्सीडेंट चाहे किसी भी तरह का था, हटाया गया, तो हटाने के बाद उतने पार्ट को रीग्रो करने के लिए वी विल यूज स्टेम सेल्स। मैंने तो बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज दी है, बट रीजनरेशन उन पर्टिकुलर पार्ट पे होता है। ये सेल्स में खासियत होती है कि इनको जहाँ छोड़ा जाता है ये वहाँ के सेल डेवलप कर लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, अगर आपने इनको नर्व सेल के पास छोड़ा तो ये नर्व सेल जैसे बन जाएंगे, अगर इनको मसल सेल में छोड़ा तो ये मसल सेल जैसे बन जाएंगे, अगर किसी बोन का पार्ट टूट गया है, बोन ही नहीं है, तो बोन में छोड़ा तो ये बोन सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो ये कुछ डिफरेंट हुए ना, ये जहाँ पे रखते हो वहाँ पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, मतलब जैसा होता है वहाँ पे वैसे ही डेवलप हो जाते हैं। तो ये कुछ हद तक हेल्पफुल होते हैं, बट इससे अगेन आप पूरा ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं कर सकते। अगेन बिट्स एंड पार्ट, जो कि हमारा रीग्रो अपने आप नहीं कर सकता है। अगर ये पार्ट मेरा हट जाता और लेट से बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया है, तो कई बार तो डॉक्टर, जैसे कोई इंसान जल जाता है और ये पार्ट कट जाता है, ये चिपक गया है, तो डॉक्टर या तो उसको अलग कर देगा या फिर चिपका ही रहेगा, उनका हाथ खुलता ही नहीं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल से हम कुछ हेल्प उसको दे सकते हैं। इज दैट ओके? तो रीजनरेशन इज नॉट, फिर से रीजनरेशन पे आते हैं, रीजनरेशन इज नॉट द मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिकॉज इट विल only take place when some accident has occurred.
तो एक्सीडेंट होगा तो रीजनरेशन होता है। मल्टी सेलुलर लेवल पे, सिंपल मल्टी सेलुलर लेवल पे पूरा बॉडी पार्ट रीजनरेट हो जाता है, और अगर कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो कुछ पार्ट ही डेवलप हो पाता है। जैसे कि लिजर्ड की टेल कटना, तो आपको पता है कि लिजर्ड की जहाँ से टेल गई है ये डेवलप हो जाएगी, बट क्या जो टेल अलग हुई है वो लिजर्ड में डेवलप हो सकती है? नहीं, नहीं। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। इसलिए थोड़ा बहुत पिक्चर समझ पा रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि हम पढ़ते हैं रीजनरेशन इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो, इट इज नॉट अ मोड, बिकॉज अगर ये एक्सीडेंट नहीं हुआ तो रीजनरेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो लिखते हैं अब इसके बारे में। सो रीजनरेशन काफी हद तक सिमिलर होता है किसके? फ्रेगमेंटेशन। बट फ्रेगमेंटेशन इज अ नेचुरल फिनोमेना, मतलब जो नेचर में अपने आप होता है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है और कट जाता है और एवरी पार्ट रीग्रो। बट रीजनरेशन नेचुरल फिनोमेना नहीं है, एक्सीडेंटल फिनोमेना है। तो रीजनरेशन पार्ट लिखेंगे पेरेंट if cut or broken into multiple pieces, each gives rise to, देखो बहुत डेफिनेशन सिमिलर है किसके? फ्रेगमेंटेशन के। टू अ न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल हाइड्रा। हाइड्रा हमने किस में पढ़ा था? क्या हाइड्रा रीजनरेशन पर डिपेंडेंट है? नहीं। किस में हुआ था? बडिंग। ठीक है, हाइड्रा, फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म। ठीक है, इनका कोई भी पार्ट कट जाए तो वो रीग्रो कर जाएगा। मैम, हाँ जी, मैम ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो सिर्फ रीजनरेशन पे डिपेंडेंट होता है। अरे ये मोड ऑफ एसेक्सुअल ही नहीं है ना, तो मेरी बात का क्रस समझो ना। मैं आपको यही तो बता रही हूँ। इट इज हम इस, हाँ बोलो तुम। नहीं मैम, मैं आपकी सुन ही रहा था। हाँ, तो ये चीज़ तो हमें टीचर पढ़ा देता है, बट हमें ये चीज़ मेरी ख्याल से पता नहीं, तुम लोग काफ़ी लोग स्कूल में पढ़ चुके हैं, तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हारी टीचर ने तुमको ये चीज़ बताई थी? सब यही पढ़ा यूजुअली मेरी ख्याल से। तुम बताओ, बताई थी या नहीं बताई थी? मैम वो बताती है तो सुनता ही नहीं। मैम उनको पढ़ाया हुआ समझ में ही नहीं आता। अच्छा यार, ये तो फिर तुम मैम बता। वो दूसरे प्लेनेट वाली टीचर अभी वही है हमारी। अच्छा अच्छा, चलिए। तो ऐसा नहीं होता है, बट मैं टीचर के लिए नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज नहीं मैम, मैं वैसे नहीं बोल रहा वो, हाँ, बट इट्स बहुत ही ओके। अजीब तरह से पढ़ाती है। चलो कोई बात नहीं। बहुत ही पढ़ो का टाइप का, इसीलिए वो ऐसे टर्म्स यूज करती है समझ में ही नहीं आते। पता नहीं कैटाबोलिक फैटाबोलिक कैसे करके। चलो चलो कोई बात नहीं। The ability to regenerate in differentiated organism is due to presence of special cells. Presence of special cells जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स तुम्हें मिल जाएंगे, मैं और भी दूंगी, बट समझ जाओ। रीजनरेशन ये कब? जब मल्टी सेलुलर में हो रहा है। इसका मतलब जो हमने लिजर्ड बनाई थी ना, तो लिजर्ड के इस पार्ट में जहाँ से टेल कटी थी, इस पार्ट में स्टेम सेल उसने छोड़ा होगा, जिसने कि पूरी टेल डेवलप कर दी। ठीक है, इसमें डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें मैं फोटो भेजूंगी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ऐसे तुम समझ सकते हो। जैसे पहला डिफरेंस क्या लिखोगे? फ्रेगमेंटेशन, इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Regeneration, it is not a mode of asexual reproduction, it is an accidental case. Fragmentation, or no special cell is present, all the cell contain all the information to develop or regenerate. Whereas regeneration,
it in regeneration the cell contains special type of the organism contains specialized cell called stem cell which have the capability to मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएट देमसेल्फ। पहले वो मल्टीप्लाई करेंगे फिर वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे डिपेंडिंग कि कहाँ कैसा कैसा बनना है। ठीक है, तो ये दो डिफरेंसेस इस तरीके से बता दिए। फ्रेगमेंटेशन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है, रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स में भी होता है बट कुछ हद तक ही होता है। ठीक है, जैसे हमारे भी हो रहा है बट अप टू सर्टेन लेवल क्या हमारे रीग्रो क्या करते हैं, रीजनरेट सिर्फ हेयर करते हैं और नेल्स करते हैं और कोई पार्ट रीजनरेट नहीं करता है पार्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाओ आगे, क्लियर है? लास्ट यस ओके तो दो बच्चों की मीटिंग छूटी है, अरे मैं ही चली गई। चलिए ओके खुद जरूर पढ़ना। अब जैसे मैं तुमको बता देती हूँ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले मैं तुमको बता देती हूँ इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अगर 1% मैं भूल जाऊँ तो आपको कोई भी बुक में से कौन सा क्वेश्चन ढूंढना है या रेडी करना है। सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एक क्वेश्चन बहुत बनता है ये, तो आप क्वेश्चन लिख लो क्या क्या प्रिपेयर करना है। मैं भी लिखवाऊंगी, मैं भी भेजूंगी। ठीक है, फिर भी आपको पता होना चाहिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस इन प्लांट्स। ठीक है, एंड प्लांट्स यूज दिस asexual mode in this plant use their vegetative parts। वो vegetative parts क्या होते हैं? roots, stems and leaves। roots, stems और leaves को हम क्या बोलते हैं? vegetative part। आवाज मत करो, vegetative part। ठीक है, फिर से सुन लो, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ मोड ऑफ asexual reproduction which take place in plants where plants use their vegetative parts like root, stems and leaf to what? To develop a new plant। एक नया प्लांट डेवलप करने के लिए वो अपने वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज करते हैं। एक का एग्जाम, दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है, तो हम नेचुरल की डिस्कस करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। टॉपिक्स का नाम देखते जाओ। ठीक है, कंटेंट तो आप बहुत कहीं से भी मिलेगा, मेल से भी मिलेगा, बुक में भी मिलेगा, तो और समझते जाओ। रूट बेसिकली क्या होता है? कुछ प्लांट जैसे कि स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसको बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। डोरेमोन देखते हो? डोरेमोन देखते हो? किसको पसंद होता है स्वीट पोटैटोस के अंदर? नोबिता की मॉम को। चैट विंडो पे लिखो, क्योंकि 2-3 लोगों ने एक साथ बोला। वैसे तो मेरे पास एक इंसान ने बता दिया जो कि सही है। हाँ जी, आदित ने मुझे सही जवाब दिया था और वेदांत नहीं, नॉट नोबिता की मॉम का मुझे पता नहीं, बट हाँ सुजुका का पता है मुझे। ठीक है, तो सुजुका को बहुत पसंद होता है स्वीट पोटैटो। ठीक है, चलिए, हाँ सुजुका, यस, तो सबको बताइए तो। ठीक है, तो गुड, वेरी गुड, पता होना चाहिए, काम की चीज़ थी। चलो पता लग गया ना। देखो स्वीट पोटैटो कौन खाता है? स्वीट पोटैटो हमारी सुजुका खाती है। तो स्वीट पोटैटो में क्या होता है? जो वो खारी है या तुम भी खाते हो, वो बेसिकली रूट है। स्वीट पोटैटो ही रूट है। ठीक है, इस तरीके से ये बहुत ही फ्लैशी, थिक, हेवी रूट्स अंडरग्राउंड होती है। इस तरीके से ये होती है मिट्टी के अंदर, ये ऊपर ग्राउंड है और ऐसे निकालोगे तो इसमें से ये व्हाट इज स्वीट पोटैटो? स्वीट पोटैटो इज बेसिकली अ रूट। और इस स्वीट पोटैटो को निकाला अगर आप वापस से मिट्टी में डाल दोगे तो इट हैज़ बर्ड्स। इसकी जो सरफेस होती है उस पर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, उनको हम बर्ड्स भी, उसमें से बडिंग होती है। बडिंग मतलब वही आउटग्रोथ
और वो प्लांट के अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो स्वीट पोटैटो इटसेल्फ इज अ रूट, जिसके अंदर वो रूट ही, फ्रूट तो है ही, बट उसी से आप स्वीट पोटैटो का प्लांट भी रीग्रो कर सकते हो, एक नया प्लांट बना सकते हो उस रूट को यूज करके। अब हम बात करते हैं स्टेम, स्वीट पोटैटो का भाई पोटैटो, ठीक है। पोटैटो क्या है? अरे भैया पोटैटो ही स्टेम है, पोटैटो ही स्टेम है। पोटैटो में आईज होती है, ठीक है। ये जो छोटे ये देखिए सबने आईज, इस आईज आपने देखा होगा कुछ दिन, अगर आपको 10-15 दिन आपका पोटैटो रहता है तो उसमें से आउटग्रोथ होने लगती है, ठीक है। आउटग्रोथ बेसिकली क्या है? न्यू प्लांट स्टार्टेड डेवलपिंग फ्रॉम द स्टेम। पोटैटो इटसेल्फ इज अ स्टेम, और उसकी, इसको आईज भी बोलते हैं, नॉच भी बोलते हैं, आईज भी बोलते हैं, नॉच भी बोलते हैं, जिसमें से बड निकलता है, और बड इज अ आउटग्रोथ, और वो फाइनली प्लांट में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। लीफ का एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, ठीक है। ब्रायोफाइलम में क्या होता है? मैं लेके आई हूँ ट्री, मेरा अभी बना नहीं है, जब बन जाएगा तो मैं तुमको दिखाऊंगी। मैं तुम लोगों के लिए ब्रायोफाइलम खरीद के लेके आई हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है? ये जो लीफ की मार्जिन है, इसको बोलते हैं, मैं लेट मी चेंज द कलर, ये मार्जिन है, ये इन मार्जिन्स पे ही छोटे छोटे लीफ के प्लांट बनने लग जाते हैं। कैन यू इमेजिन? कितना ब्यूटीफुल लगेगा। मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आप लोग जब भी मेरे पास आना चालू करोगे, जब तक वो डेवलप हो जाएगा ऐसे, और ये अपने आप डिटैच कर लेगा, और हर एक जो ये पार्ट होगा वो इंडिविजुअल प्लांट के अंदर डेवलप हो जाएगा। इतना ब्यूटीफुल लगता है ये लीफ, और उसकी पूरी मार्जिन पे, मतलब ये तो मैंने सब जगह छोटे 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 प्लांट्स होते हैं सब जगह, बहुत ही ब्यूटीफुल लीफ होती है, ठीक है। मेरी एक बार ग्रोथ हो जाए उस प्लांट की, मैं तुमको दिखाऊंगी। ये जितने भी डॉट हैं, हर एक डॉट पे क्या है? प्लांट होता है। इनको भी नॉचेस बोलते हैं। मार्जिनल ग्रो, इस मार्जिन पे ग्रोथ होती है, तो दिस इज वन ऑफ द मोड। अब इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि रूट के एग्जाम्पल दो, स्टेम के एग्जाम्पल दो, लीफ के एग्जाम्पल दो। तो लीफ का बहुत फेमस ब्रायोफाइलम ही है, स्टेम्स और रूट के और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये 1 मार्क्स, या तो आपको एमसीक्यू में दे रखा होगा तो फिर पूछेंगे इसमें से कौन स्टेम का है, स्टेम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन रूट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत एक, ये मतलब आता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो हम रूट को ये कहाँ यूज कर रहे हैं? बेसिकली देखो, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं जिनमें सीड्स ही नहीं होती है, जैसे कि बनाना इज अ सीडलेस फ्रूट माना जाता है, ठीक है। तो अब उसका बीज ही नहीं है, अब बीज नहीं है तो उसको कैसे ग्रो करोगे? ऑब्वियसली उसके कोई पार्ट को लेके, कौन सा पार्ट? स्टेम, रूट या लीफ में से कोई पार्ट लेके होता है। दूसरी चीज, इफ यू यूज सीड, मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बीच में डिस्कस कर रहे हैं, ये मोर और लेस डिस्कशन जैसी क्लास है। आज तुम सुनो, याद तो तुमको नोट्स में से ही करना पड़ेगा, है ना। लिख भी लोगे तो भी याद तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हमने सीड लिया किसी भी प्लांट का, जैसे स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम, ये पोटैटो जो है ये बीज से भी होता है। बीज से अगर आपने पोटैटो का प्लांट बनाया है, इट विल टेक 15 मंथ, और अगर आपने स्टेम यूज करके पोटैटो का प्लांट बनाया है, इट विल टेक 3 मंथ। तो क्या चूज करोगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ऑफ न्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट। नए प्लांट की ग्रोथ के लिए ये फास्टेस्ट मोड होता है। प्लस बीज, अगर व्हेन यू सीड्स, तो सीड में से प्लांट सीडलिंग बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बहुत कम होते हैं, 10 to 20%, कि वो सीड प्लांट में ग्रो करेगा। तुम्हें पता है एक किसान कितने बीज डालता है? मतलब 10%, 1 to 10% रेशियो, 1 to 10% ही बोलते हैं,
1 to 10%, कैन यू इमेजिन? मतलब आपने 100 बीज डाले हैं तो 100 में से या तो एक बीज प्लांट बनेगा या 2 या 10, 1 से 10 तक। बट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर आपने रूट, स्टेम या लीव यूज किया है तो उसके चांसेस 80 to 90% होते हैं कि वो लीव से प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा या स्टेम से प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा या रूट से प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इज दिस क्लियर? क्यों यूज कर रहे हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? यस मैम। ओके, तो ये तो हमने बात करी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब आती है आर्टिफिशियल, समझेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। नाम पता होने चाहिए, ठीक है, और सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कटिंग में हम क्या लेते हैं? कोई भी प्लांट की स्टेम को आप काट देते हो and you will bury this stem into the soil. After few days, this stem which is inside the mud, due to moist, it will start developing roots. उसमें से क्या निकलनी चालू हो जाएंगी? थोड़ी थोड़ी रूट्स निकलने लग जाएगी वो स्टेम का पार्ट जो कि मॉइस्ट सॉइल के अंदर था, एंड ये स्टेम आपकी एक प्लांट में डेवलप हो जाएगी। आपके घर में अगर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो यूजुअली आपने सुना होगा रोज में आप रोज के स्टेम की कटिंग करते हो और उस कटिंग को, उस कट का जो आपने कट किया है स्टेम, यू विल यूज दैट स्टेम टू डेवलप इनटू अ न्यू रोज फ्लावरिंग प्लांट। लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी ब्रांचेस को आप फोर्सफुली, दो तरह की लेयरिंग होती है, फोर्सफुली उनकी ब्रांच को यू विल बरी देम इनसाइड द अर्थ। इतने से पार्ट को आपने मिट्टी के अंदर दबा दिया, ये स्टेम निकल रही थी, उसको खींच के उसको हुक से या लूप से अटका दिया। इतने पार्ट को आपने हुक या लूप यूज किया और उसको अटका दिया मिट्टी के अंदर और ये ब्रांच फिर से निकल रही है, ठीक है। अगेन द पार्ट विच इज इनसाइड द अर्थ विल स्टार्ट डेवलपिंग। यहाँ पे इस पार्ट पे रूट्स डेवलप होने लग जाएगी। जहाँ पे रूट डेवलप होने लग गई है आप वहाँ से कट मार दोगे तो ये तो इंडिविजुअल प्लांट था ही और ये एक और नया प्लांट बन गया। समझ रहे हो? दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड में ये एक ब्रांच है, इस ब्रांच के एक पार्ट पे आप मॉइस्ट मड लेते हो और उस मड को प्लास्टिक से कवर कर देते हो, प्लास्टिक पेपर से रैप कर देते हो। तो होगा क्या? अगेन मॉइस्ट थी मड, आफ्टर फ्यू डेज ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसमें रूट्स डेवलप होने लग जाएगी। प्लास्टिक रैप हटाओगे, मड हटाओगे, यू विल फाइंड रूट्स, उसको डिटैच करोगे और उसको आप फिर से रीग्रो कर दोगे। मतलब आपको अब मिट्टी के अंदर लगाना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसके अंदर भी आपको काटना पड़ा था। सो दिस इज लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्लांट को बाद में डिटैच करते हैं कुछ समय के लिए। जैसे इसके अंदर हमने वी फोर्सफुली टेक द ब्रांच ऑफ द प्लांट and get buried inside that branch we buried that branch into the mud after few days that particular part which is inside the earth will develop some roots, then we will detach it. इसके अंदर ये एयर लेयरिंग है, ठीक है। एयर लेयरिंग मतलब ये हवा में ही हो रही है। हवा में ही आपने एक स्टेम ली है, उसी के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी, गीली मिट्टी को ऐसे लेयर कर दिया है उसके ऊपर। लेयरिंग मतलब ऐसे लेयरिंग, मिट्टी की लेयर चढ़ा दी एंड उस मिट्टी की लेयर पे प्लास्टिक रैप कर दिया है। देन व्हाट डिड यू नोटिस? आफ्टर फ्यू डेज दैट पार्ट स्टार्ट डेवलपिंग रूट्स और उसको अलग कर दो, ठीक है। ग्राफ्टिंग कहाँ यूज करते हैं?
ग्राफ्टिंग के अंदर हम स्टेम्स लेते हैं दो डिफरेंट प्लांट्स की, ठीक है, थोड़े आइडेंटिकल होने चाहिए, जैसे कि हमें रोज प्लांट की बहुत सारी स्पीशीज चाहिए। रेड, हमने रेड कलर का रोज देखा था, रेड और वाइट रोज के को अगर मैं मिक्स करके पिंक बना दूं तो उसके लिए डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, ग्राफ्टिंग यूज करते हैं। ग्राफ्टिंग के अंदर एक प्लांट की स्टेम होती है और दूसरे प्लांट की स्टेम मिट्टी के अंदर ही रहती है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लांट है, प्लांट 1 और प्लांट 2 अलग अलग प्लांट है, जैसे कि मैंने बोला वाइट रोज एंड रेड रोज, ठीक है। प्लांट 2 हम प्रेफर करेंगे जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नीचे से वाटर और मिनरल ऊपर जाएगा तो वो ऊपर वाले को भी मिलेगा। और इन दोनों को साथ साथ अटैच कर देंगे, कटिंग इस तरीके से करेंगे कि ये एग्जैक्टली इसके ऊपर फिट हो जाए। कटिंग करना तो हमारे हाथ में है ना, मिट्टी लगाओगे और धागे से बांध दोगे, ठीक है। जैसे कि हमारे फ्रैक्चर में क्या करते हैं, हड्डी जब टूटती है कुछ वो क्या करते हैं, सिंपली उस हड्डी को सेट करते हैं और उसके ऊपर प्लास्टर बांध देते हैं, जिससे कि थोड़े दिनों बाद उसमें सेल और टिश्यूज डेवलप हो जाएंगे एंड इट विल फॉर्म अ कंटिन्यूस हड्डी। जो पार्ट आपका टूट गया था वो वापस से रीजॉइन हो जाएगा। और तो कुछ नहीं किया था ना, अंदर तो कुछ नहीं भरा था, नहीं भरा था। एग्जैक्टली ये फ्रैक्चर वाला पार्ट ही जैसा ही है। तो इन दो पार्ट को आपने इस तरीके, दो डिफरेंट प्लांट्स लिए आपने, ये ध्यान रखना है। वाइट, जैसे कि हमने वाइट रोज और रेड रोज की बात करी, जैसे कि ऑरेंज के अंदर, ऑरेंज में आपने सुना होगा एक वो क्या बोलते हैं, जिसकी स्किन ऊपर की मोटी होती है उसको क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा क्या। ऑरेंज का एक डिफरेंट टाइप, जैसे मौसमी होती है, ऑरेंज होता है वो कीनो, कीनो नहीं सुना? सो कीनो आर लिटिल स्वीट, कीनो मीठे होते हैं और साइज बड़ा होता है। आपके जो ऑरेंजेस होते हैं वो छोटे होते हैं। तो ऑरेंज और कीनो को मिक्स कर देंगे तो उनकी जो स्पीशीज निकल के आएगी वो डिफरेंट होगी, जिसमें दोनों की क्वालिटी होगी। तो इस तरीके से मिक्सिंग होती है किसके अंदर, ग्राफ्टिंग के अंदर। तो हमने कीनो का स्टेम लिया और ऑरेंज का रूट लिया, इनका नाम होता है स्टॉक और स्कियॉन, वो याद करना है। जिसकी स्टेम लेते हैं उसको बोलते हैं स्कियॉन और जिसका रूट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टॉक। ये टर्म याद करनी है, ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है। लिख लो जरा, लिख लो जरा। मैम एक बार सेकंड प्रोसेस वापस बता दो। लेयरिंग, लेयरिंग पूछ रही यस हो? मैम। लेयरिंग बेटा 2 तरह की होती है। ये हमारा एक प्लांट था, इस प्लांट की ये एक ब्रांच निकल रही थी, ठीक है। यू फोर्सफुली टेक दिस ब्रांच इनसाइड द अर्थ, इस तरीके से। दिस इज द पार्ट विच इज इनसाइड द अर्थ, ये वाला पार्ट, ठीक है। ड्यू टू मॉइस्ट सॉइल, सॉइल कैसी होती है, गीली होगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट विल स्टार्ट डेवलपिंग रूट्स, इसमें क्या डेवलप होने लग जाएंगे, मैम रूट्स। ये तो कटिंग है। तो मुझसे पूछ रहे हो या मुझे बता रही हो? दिस इज, मैम मैं आपसे लेयर पूछ रही हूँ। मैं लेयरिंग ही बता रही हूँ, मैं तो ठीक लेयरिंग ही है। बता रही हूँ। कटिंग के अंदर तो सिंपल रोज प्लांट का एग्जाम्पल लिया था कि आपने स्टेम को अलग कर दिया और स्टेम को मिट्टी के अंदर बरी कर दिया और इसमें से स्टेम से रूट्स निकल गए। दिस इज कटिंग, कटिंग तो बस यही था, ओके मैम। है ना। तो लेयरिंग बताऊं या नहीं बताऊं? यस मैम।
तो दिस इज वन टाइप ऑफ लेयरिंग हो गया, जिसको हम मोल्ड लेयरिंग भी बोलते हैं। इतना डिटेल में मत जाओ, इसलिए मैंने खाली लेयरिंग बताया था, ठीक है। एक होती है एरियल लेयरिंग, जिसके अंदर आप एक प्लांट की ब्रांच को, ये आपका प्लांट है, ये इसकी ब्रांच है, इस किस कोई भी पार्ट पे यहाँ पे आप कैसे लेंगे, मॉइस्ट सॉइल को लेंगे, ठीक है। यू विल टेक मॉइस्ट सॉइल, और उस मॉइस्ट सॉइल को यू विल कवर दैट मॉइस्ट सॉइल विद अ प्लास्टिक रैपर पेपर। तो क्या होगा, आफ्टर सम डेज इट विल स्टार्ट डेवलपिंग रूट्स, उसमें से रूट्स निकलने लग जाएंगी, और फिर आप इसको यहाँ से काट दोगे, डिटैच कर दोगे। तो ये लेयर हो गई। आया क्या अनन्या समझ ओके में? मैम, यस मैम। लिखने सब कुछ नोट्स में मिलेगा। हाँ बोलो। मैम इसका एग्जांपल क्या है लेयरिंग का? लेयरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं अभी देख के बता देती हूँ। जैस्मिन, लिख लीजिए एग्जाम्पल। लेयरिंग का एग्जाम्पल है जैस्मिन, लेयरिंग का एग्जाम्पल है जैस्मिन। और ग्राफ्टिंग का तो जैसे एप्पल हो गया, पीच हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। ग्राफ्टिंग बहुत फेमस है। ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल लिख लीजिए, एप्पल, पीचेस, फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि अभी अपन ने रेड और वाइट को लेके पिंक कलर का रोज बनाया था, है ना, तो वो एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कंसेप्ट क्लियर है? आई एम नॉट टॉकिंग कि भाई मैम हमको कुछ लिखने को नहीं मिला, इट्स यू विल गेट एवरीथिंग। तुम तो मुझे ये बताओ कि मैम फ्रेगमेंटेशन समझ में आता है, स्पेशलाइज सेल, अनस्पेशलाइज सेल का मतलब समझ में आता है, रीजनरेशन का मतलब समझ में आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितनी तरह की होती है, मतलब आर्टिफिशियल क्या होती है, नेचुरल क्या होती है, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। आई नो यू हैव नो लैंग्वेज, ओके थैंक यू तने। तने सेइंग कि 100% नाम समझ में आ गया है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इधर बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट को आपने कितना पकड़ा है, ठीक है, कि चीज़ें क्लियर हो गई है। रिटन पार्ट ऑब्वियसली बायो इज नथिंग विदाउट लर्निंग, लर्निंग इज द की। यहाँ पे अगेन बायो का हार्ट क्या है, लर्न। समझने के बाद लर्न तो करनी ही पड़ेगी। और आप ऐसे सोचो कि मैम ने समझा दिया है, हमको आ गया सब कुछ, नहीं बेटा। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैम समझ में आ गया है, बट अभी मैं तुमको लिखने को बोलूँगी, कैन यू राइट एनी पैरा अबाउट ग्राफ्टिंग, नहीं, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। बट अगर आपने समझ लिया है, अब जो समझा हुआ पार्ट है वही कोई आपको रिटर्न में दे दे, आप उसको लर्न कर लोगे और फिर उसको कॉपी में छाप के आओगे, तो बहुत ही बढ़िया तो कंसेप्ट आएगा। और लैंग्वेज, जो हम साइंटिफिक टर्म्स की बात करते हैं, वो उसके अंदर भर भर के होगी। और जब हम खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो बहुत लैक करती है। कौन सी? बायोलॉजिकल टर्म्स, जैसे कि ये ग्राफ्टिंग के अंदर स्टॉक यूज़ कर रहे हैं हम, स्क्योन यूज़ कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ स्पीशीज होनी चाहिए। अब तुम ऑरेंज और एप्पल का स्टॉक और स्क्योन करके कुछ करना चाहोगे तो भैया कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने एक स्टेम स्क्योन तो ले लिया एप्पल का और स्टॉक ले लिया ऑरेंज का, क्या मतलब सिमिलैरिटी, देयर शुड बी सम सिमिलैरिटीज। तो अगर मैंने ऑरेंज और कीनो की बात करी तो देयर इज सर्टेन सिमिलैरिटीज। मैं मौसमी और ऑरेंज की बात कर सकती हूँ, ठीक है, बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट बनाना और एप्पल, ठीक है, तो ये तो कुछ डिफरेंट ही हो जाएगा। तो थोड़ा इनमें सिमिलैरिटी इस तरह की होनी चाहिए। तो दिस इज ऑलमोस्ट वी आर डन विद द, अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पोर फॉर्मेशन और बता देती हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं, इतने चला गया, चलो अब मैं वो उसका मिस हो जाएगा, फालतू रहने दीजिए। अच्छा कल सब लोग आ रहे हैं ना, तुम लोगों के लिए क्विज रखी, अगर एक बच्चे ने भी छुट्टी ली तो देखना, और आप लोग मुझे ये भी बताने वाले थे कि हम कितनों को बुला रहे हैं। चलो वो तो तुम लोग डिसाइड करते रहना, सब लोग प्रिपेयर होके आना, सारे न्यूमेरिक, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, यू हैव टू रिवाइज द फॉर्मूला। तने कल ट्रिगो का है क्विज, आप भी पार्टिसिपेट करना, यू विल डेफिनेटली एंजॉय, ठीक है। तो सब लोग अपने फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना और टेक इट एज अ चैलेंज कि हम कितने एक्यूरेट और कितनी स्पीडली कर सकते हैं, एंड टू क्रिएट अ कंपटीशन। जैसा कि मैंने पहले बोला, कॉल योर फ्रेंड्स, सबको बुलाओ जिससे कि आप मैक्सिमम बच्चे में देख सको, और उस बच्चे को बुलाओ जिससे आपको स्कूल में एक्चुअल कंपटीशन है। हाँ चिराग कुछ बोलना बेटा? मैम
हाँ मैम मैंने कल है ना होमवर्क 340 पे दे दिया था, आपने मेरा नाम नहीं डाला। अभी डाल दूंगी 340 हाँ। 340 पे कौन सा ये मैथ्स का? हाँ कल ही दे दिया था, मतलब अच्छा ठीक क्लास होने के 1 ठीक घंटे है में। ठीक है, अभी डाल दूंगी। 9th वाले बच्चों को फॉलो कर देते हैं। चलो बाय एवरीवन। कल सब लोग टाइमली 2 o'clock। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके बेटा। समझ में आ गया क्या? तुमको मैं थोड़ा सा बेसिक तुम आज आ जाओ, तुम एक फॉर्मूलाज एटलीस्ट बता दो ट्रिगो के, तो तुम भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। कर ले ऐसा?